तरफ खबर आ रही है कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपना एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा भेजा है जिसे वो ब्यूटीफुल आर्माडा कह रहे हैं। और दूसरी ही तरफ ओमान में पर्दे के पीछे ईरान के साथ गुप्त बातचीत भी चल रही है। जी। तो आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका और ईरान जो कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे आज इस मोड़ पर कैसे आ पहुंचे, मतलब जहां युद्ध और शांति दोनों की बातें एक साथ हो रही हैं। ये सवाल आज सबसे जरूरी है और इसका जवाब वो आज की खबरों में नहीं है, वो इतिहास में छिपा है। अच्छा। ये रिश्ता कोई 10-20 साल पुराना नहीं है, इसकी जड़ें 150 साल से भी ज्यादा गहरी हैं। आज जो हम अविश्वास की खाई देखते हैं उसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब ईरान की नजर में अमेरिका एक उम्मीद की तरह था। एक मिनट, क्या सच में ईरान अमेरिका को एक उम्मीद की तरह देखता था? हाँ, एक भरोसेमंद दोस्त की तरह। ये सुनना ही आज के समय में बहुत अजीब लगता है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब ईरान को पर्शिया कहा जाता था। उस वक्त पर्शिया दो बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ था। ब्रिटेन और रूस? बिल्कुल। उत्तर में रूस और दक्षिण में ब्रिटेन, दोनों ही उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। ऐसे में पर्शिया को दूर बैठा अमेरिका एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा लगा। मतलब एक ऐसा देश जिसका कोई औपनिवेशिक लालच नहीं था। जी, जो बस व्यापार और दोस्ती चाहता था। और इसी सोच के साथ 1856 में ईरान ने अपना पहला राजदूत वॉशिंगटन भेजा। 1856 में? ये तो बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी। और फिर 1883 में अमेरिका ने तेहरान में अपना दूत भेजा। ये तो दोस्ती की एक अच्छी शुरुआत लगती है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो हमारे दस्तावेजों में 1950 के दशक का जिक्र है, शाह मोहम्मद रजा पहलवी के दौर में। अमेरिका सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ईरान का सबसे बड़ा सहयोगी था। हाँ? और ये बात तो मेरे होश उड़ा रही है कि 1957 में एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने ही ईरान को उसकी पहली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। हाँ, दी थी। मतलब जिस देश को आज अमेरिका परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है उसी ने उसे पहली परमाणु तकनीक दी थी। ये कैसा विरोधाभास है? ये आज विरोधाभास लगता है, लेकिन उस वक्त की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वो शीत युद्ध का दौर था। अच्छा, कोल्ड वॉर। हाँ, अमेरिका के लिए ईरान सोवियत संघ के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह था। उसकी लोकेशन इतनी जरूरी थी कि अमेरिका उसे हर हाल में अपने साथ रखना चाहता था। और शाह के लिए? और शाह के लिए अमेरिका अपनी ताकत को मजबूत करने और ईरान को मॉडर्न बनाने का सबसे बड़ा जरिया था। तो ये दोस्ती भावनाओं पर नहीं बल्कि एक साफ सुथरी रणनीतिक जरूरत पर टिकी थी। मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक मतलब का रिश्ता था, पर फिर इस कहानी में वो बड़ा मुड़ कब और कैसे आया जिसने सब कुछ बदल दिया? क्योंकि दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर बहुत लंबा होता है। वो मोड़ आया 1951 में और उसकी वजह था तेल, हमेशा की तरह। हाँ, ईरान में एक बहुत लोकप्रिय नेता थे मोहम्मद मुसद्दिक, जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने आते ही एक ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने ब्रिटिश स्वामित्व वाली एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ईरान का तेल ईरान का है। जी, और उसका फायदा भी ईरान को ही मिलेगा, ब्रिटेन को नहीं। वाह, ये तो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि लंदन में ये खबर किसी को पसंद नहीं आई होगी। पसंद आना तो दूर की बात है, ब्रिटेन ने इसे अपनी बेइज्जती समझा। उन्होंने तुरंत ईरान के तेल का अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार करवा दिया। तो ईरान की अर्थव्यवस्था तो रुक गई होगी। बिल्कुल। जो इंजन तेल से चलता था वो ठप पड़ गया, देश में हाहाकार मच गया, राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। अच्छा, तो ये ब्रिटेन की लड़ाई थी, पर इसमें अमेरिका क्यों कूदा? क्या सिर्फ कम्युनिज्म का डर इतना बड़ा था कि वो एक चुनी हुई सरकार को गिरा दें? यही सबसे अहम सवाल है। शुरू में अमेरिका इस मामले में न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर आइजनहावर राष्ट्रपति बने और शीत युद्ध का डर अपने चरम पर था। वॉशिंगटन में ये सोच हावी हो गई कि अगर ईरान की अर्थव्यवस्था ऐसे ही गिरती रही और वहां राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ती रहे तो ये कम्युनिस्ट सोवियत संघ के लिए एक खुला दरवाजा होगा। और इसी डर ने एक ऐसे कदम को जन्म दिया जिसने इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदल दी। बिल्कुल। ऑपरेशन एजेक्स। ऑपरेशन एजेक्स 19 अगस्त 1953। ये तारीख ईरान के इतिहास में एक काले दिन की तरह दर्ज है। CIA और MI6 ने मिलकर। हाँ, अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन चलाया।
उन्होंने पैसा, प्रोपेगेंडा और राजनीतिक साजिशों के जरिए मुसद्दिक की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। और सारी ताकत वापस शाह के हाथों में सौंप दी। जी, जो उस वक्त तक देश छोड़कर भागने की तैयारी में थे। और यही वो घटना है जो आज भी ईरान की विदेश नीति की बुनियाद में है ना? मतलब जब भी वो अमेरिका से बात करते हैं तो 1953 का वो तख्ता पलट हमेशा एक तीसरे व्यक्ति की तरह कमरे में मौजूद होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक जिंदा जख्म है। एक जिंदा जख्म, एक ऐसा घाव है जो कभी भरा ही नहीं। ईरान के लोगों के लिए ये एक धोखा था। अमेरिका, जिसे वो एक आदर्श देश मानते थे, उसने उनके लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। ग्रेट सैटन या बड़ा शैतान जैसे शब्द इसी घटना की कोख से जन्मे हैं। तख्ता पलट के बाद तो शाह पूरी तरह से अमेरिका के आदमी बन गए होंगे। हमारे दस्तावेजों के मुताबिक अगले 25 साल तक तो सब कुछ अमेरिका के हिसाब से ही चला। हाँ, ऐसा लगता था। शाह ने व्हाइट रिवॉल्यूशन से देश को मॉडर्न बनाने की कोशिश की। तेल की बिक्री से पैसा आ रहा था और ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे मजबूत पुलिस वाला बना हुआ था। हाँ, ये सच है कि शहरों में और अमीरों के बीच ये आधुनिकता दिख रही थी। तेहरान किसी यूरोपियन शहर जैसा लगने लगा था। लेकिन इस सिक्के का सिर्फ एक पहलू था। अच्छा, दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू ये था कि शाह का शासन बेहद तानाशाही होता जा रहा था। भ्रष्टाचार चरम पर था और उनकी खुफिया पुलिस सवाक, जिसे बनाने में भी CIA ने मदद की थी। जी, उसका आतंक था। जो भी शाह के खिलाफ बोलता उसे या तो जेल में डाल दिया जाता या मार दिया जाता। और इसी दमन और पश्चिमीकरण के खिलाफ गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ रहा होगा, खासकर धार्मिक तबके में। बिल्कुल। और वो गुस्सा 1979 में एक ज्वालामुखी की तरह फटा, जिसे हम इस्लामिक क्रांति के नाम से जानते हैं। जब लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हाँ, शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और निर्वासन में रह रहे आयतुल्ला खुमैनी एक हीरो की तरह ईरान वापस लौटे। दोस्ती का चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। और फिर हुआ ईरान बंधक संकट, नवंबर 1979, जब ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया गया। 444 दिन। ये सोचना भी मुश्किल है उस एक घटना ने अमेरिकी मानस पर कितना गहरा असर डाला होगा। बहुत गहरा। जिस तरह 1953 का तख्ता पलट ईरानियों के लिए एक ना भरने वाला जख्म है, उसी तरह 1979 का बंधक संकट अमेरिकियों के लिए है। सही बात है। ये वो घटना थी जिसने अमेरिका को असहाय महसूस कराया। और इसी के बाद 1980 में अमेरिका ने ईरान से सारे राजनयिक संबंध तोड़ दिए, जो आज तक बहाल नहीं हुए हैं। इसके बाद 80 का दशक आता है और दुश्मनी अब सीधी लड़ाई में बदलने लगती है। 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन ईरान पर हमला कर देते हैं। 8 साल तक चलने वाला एक भयानक युद्ध। और इस युद्ध में अमेरिका किसका साथ देता है? सद्दाम हुसैन का। ये तो ईरान के लिए पीठ में छुरा घोंपने जैसा रहा होगा। बिल्कुल। अमेरिका की नज़र में उस वक्त ईरान बड़ा दुश्मन था, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली नीति अपनाई गई। मतलब उन्होंने इराक को खुफिया जानकारी दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया। ईरान अकेला पड़ गया। और इसी दशक के अंत में एक और भयानक घटना हुई जिसने दुश्मनी की आग में घी डाल दिया। आप ईरान एयर फ्लाइट 655 की बात कर रही हैं? हाँ, जुलाई 1988 में एक अमेरिकी नौसेना के जहाज ने ईरान की एक सिविलियन एयरलाइन को गलती से लड़ाकू विमान समझकर मिसाइल से उड़ा दिया। उसमें सवार सभी 290 लोग मारे गए, जिनमें 66 बच्चे थे। जी, अमेरिका ने इसे एक दुखद गलती कहा, लेकिन ईरान में आज भी कई लोग मानते हैं कि यह जानबूझकर किया गया था। इस घटना ने तो अविश्वास को नफरत में बदल दिया होगा। बिल्कुल, हाथ का हादसा है। इसके बाद तो किसी भी तरह की सुलह की गुंजाइश ही नहीं बची होगी। गुंजाइश बहुत कम थी। 90 के दशक में प्रतिबंधों का दौर चला। फिर 2002 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान को इराक और उत्तर कोरिया के साथ एक्सिस ऑफ ईविल, शैतानी धुरी, शैतानी धुरी का हिस्सा बता दिया। इस बयान ने ईरान को और भी अलग थलग कर दिया और उनके कट्टरपंथियों को मजबूत किया, जो कहते थे कि देखो, अमेरिका कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन फिर अचानक 2015 में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील। बराक ओबामा के समय में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। ऐसा लगा कि शायद दशकों बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। ये कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत थी। सालों की बातचीत के बाद ये तय हुआ कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा और दुनिया उस पर से प्रतिबंध हटाएगी। लेकिन ईरान के अंदर जो कट्टरपंथी थे, वो हमेशा से इस डील के खिलाफ थे। बिल्कुल, उन्हें अमेरिका पर भरोसा नहीं था। और शायद उनका डर सही साबित हुआ, क्योंकि 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को अब तक की सबसे खराब डील कहकर अमेरिका को इससे बाहर खींच लिया।
और ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर के नाम पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इस एक फैसले ने तो जैसे पूरी बाजी ही पलट दी। बिल्कुल। इस फैसले ने ईरान में सुधारवादियों को कमजोर कर दिया और कट्टरपंथियों को सही साबित कर दिया। उनका तर्क था, देखा, हमने कहा था कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर जनवरी 2020 में जब अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया, तो दोनों देश युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर आ खड़े हुए। जी। ये तो हुई 2020 तक की बात, लेकिन जो आज का संकट है उसकी नींव कैसे पड़ी? हाल के सालों में ऐसा क्या हुआ कि हम युद्ध के इतने करीब आ गए? हालिया संकट की शुरुआत हुई 2025 के मध्य में, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। अच्छा। ये लड़ाई 12 दिनों तक चली और इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया। जून 2025 में अमेरिका ने खुद ईरान के फोर्डो और नतान्ज जैसे बड़े परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। तो इसका मतलब है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब काफी पीछे चला गया होगा? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का भी यही कहना है कि इन हमलों ने ईरान के कार्यक्रम को कई महीने पीछे धकेल दिया। लेकिन इसका असर ईरान के अंदर बहुत भयानक हुआ। कैसे? एक तो बाहरी हमला और ऊपर से प्रतिबंधों की मार। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 2025 में पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और सरकार ने उन प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचल दिया। हमारे दस्तावेजों के मुताबिक 6000 से ज्यादा लोग मारे गए। जी, हजारों गिरफ्तार हुए। तो मतलब ईरान इस वक्त अंदर से भी बहुत कमजोर है और बाहर से भी उस पर सैन्य दबाव है। बिल्कुल। और यही हमें आज की स्थिति पर लाता है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन ने मिडिल ईस्ट में अपना जहाजी बेड़ा तैनात कर दिया है और खुलेआम धमकी दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वही प्रशासन ओमान में गुप्त बातचीत भी कर रहा है। हाँ, 6 फरवरी को दोनों पक्षों ने इसे अच्छी शुरुआत कहा है। तो इस बातचीत में दांव पर क्या है? अमेरिका की टीम में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हैं और ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची। ये लोग किस बात पर मोलभाव कर रहे हैं? यहीं पर असली पेंच है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे, अपना मिसाइल प्रोग्राम रोके और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को मदद देना बंद करे। और ईरान? ईरान साफ कह चुका है कि यूरेनियम संवर्धन उसका हक है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और उसका मिसाइल प्रोग्राम और विदेश नीति वो किसी बातचीत का हिस्सा नहीं है। तो दोनों अपनी अपनी जगहों पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक विरोधाभास है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ ईरान धमकी दे रहा है कि अगर उन पर दोबारा हमला हुआ तो वो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। यही आज की जटिल सच्चाई है। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है, जहां दोनों देश एक ही समय में ताकत भी दिखा रहे हैं और बातचीत का दरवाजा भी खुला रख रहे हैं। एक बहुत ही नाजुक संतुलन जो किसी भी वक्त बिगड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक उम्मीद भरी दोस्ती से शुरू हुई, फिर 1953 के तख्तापलट के धोखे से गुजरी और फिर क्रांति, युद्ध और प्रतिबंधों के रास्ते आज एक ऐसे दौराहे पर आ खड़ी हुई है जहां एक तरफ युद्ध का खतरा है और दूसरी तरफ बातचीत की एक महीन सी डोर। और अंत में बात वहीं आकर रुकती है कि दोनों देश एक दूसरे को देखते कैसे हैं। ईरान के नज़र में अमेरिका आज भी एक साम्राज्यवादी ताकत है जिसने 1953 में उनके लोकतंत्र को कुचला था और आज भी उन्हें दबाना चाहता है। और अमेरिका की नज़र में ईरान? अमेरिका की नज़र में ईरान एक कट्टरपंथी परमाणु खतरा है जो पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैला रहा है। जब तक ये बुनियादी सोच नहीं बदलती, तब तक कोई भी समझौता बहुत नाजुक ही रहेगा। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। एक तरफ ओमान में बातचीत की मेज सजी है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जंगी जहाज तैनात हैं। दोनों देश कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उनकी तैयारियां किसी और ही तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब दांव इतने ऊंचे हों तो कूटनीति की सीमा कहाँ खत्म होती है और ताकत का इस्तेमाल ही बातचीत की एकमात्र भाषा कब बन जाता है।